नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। इसी स्पीच आपको सीधा मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। धन्यवाद महोदय। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आभारी हैं कि आपने इस भारी निवेश की परियोजनाओं को, जो हम कह सकते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, उस चुनौती को उपलब्धि में परिवर्तित किया है। और जो व्यक्ति चुनौती को उपलब्धि में परिवर्तित करते हैं, हम उन्हें जिगर वाला कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। वो पांव रखते हैं वहीं जहां कोई रास्ता नहीं होता। हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के। और अब बीना रिफाइनरी में 49,000 करोड़ की लागत से बनने जा रहे इस पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर तैयार किया गया एक चलचित्र, एक लघु फिल्म आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। भारत का हृदय मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध कला, संस्कृति, ऐतिहासिक स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, प्राकृतिक सौंदर्य, मंदिरों और सुनी अनसुनी वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। दूरदर्शी नेतृत्व के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई है। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अथक कार्यनीति के परिणाम स्वरूप आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। भारत के परिवर्तन की प्रेरक शक्ति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुरूप भारत सरकार के मार्गदर्शन में भारत पेट्रोलियम निरंतर प्रयासरत है। प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। आज हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश स्थित वीरों की भूमि बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित बीना रिफाइनरी परिसर में प्रतिवर्ष 2200 किलो टन। मध्य प्रदेश से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हालांकि थोड़े ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होगा। जैसे ही वो संबोधित करते हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां आजम खान के 20 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। 19 टीमों ने देश भर के 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। और आपको बता दें कि 6 महीने पहले हलफनामे की शुरू की थी जांच। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों पर छापा किया जा रहा है। पदाधिकारी, अन्य सदस्यों के ठिकानों पर भी यहां छापेमार कार्रवाई की जा रही है। छापे में आय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र मिले हैं, ये जानकारी है। ज्वेलरी की भी आयकर विभाग को जानकारी मिली है। देर रात तक आयकर विभाग की जांच जारी रही। आज भी कई जिलों में आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी हुई। ये छापेमार कार्रवाई की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फहीम हमारे संवाददाता रामपुर से जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। फहीम, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या इस छापेमारी में कुछ निकलकर सामने आया अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और मैं आपको बता दूं कि इस छापेमारी में 28 घंटे बीत चुके हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि आजम खान के घर में सोना बरामद हुआ है। और उस सोने की वैल्यू को चेक करने के लिए जो टीम थी वो अंदर गई थी, जो बाहर आई है और उससे हमने
पूरी बात को जाना है। तो सपना उन्होंने हमसे ये बात कही कि ये जो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मतलब हम उस चीज को ओपन नहीं कर सकते। जो है बाइट में आप सुन सकती हैं कि जो टीम है, जो कन्हैया लाल है, टीम के प्रभारी जो गोल्ड की वैल्यू चेक करते हैं, वो बाहर आए हैं और उन्होंने हालांकि ये कहा है कि कार्रवाई चल रही है और एक बार में ये भी कहा कि नहीं चल रही है। इस तरह से उन्होंने विरोधाभासी दो बात कही है, लेकिन गोल्ड मिला और उसको उन्होंने चेक किया, ये बात उन्होंने कंफर्म तौर पर कही। आजम खान की मुश्किलें और लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं, क्योंकि आजम खान के यहाँ 28 घंटे से लगातार छापेमारी जारी है और आजम खान के कई ठिकानों पर ये छापेमारी जारी है। जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर भी लगातार छापेमारी चल रही है। तो जो विधायक हैं नसीर खान, जो आजम खान के करीबी दोस्त हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है और जगहों पर भी छापेमारी चल रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो इनके और करीबी लोग थे, जो खासतौर से फाइनेंसर कहे जाते थे या जो इनके नजदीकी कहे जाते थे, उनके यहाँ छापेमारी नहीं हो रही है, बल्कि जो इनके नजदीकी हैं वो फिलहाल जो है छापेमारी की जद में है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस छापेमारी के दंश को कल से झेल रहे हैं। और 28 घंटे से लगातार आजम खान और आजम खान का परिवार जो है वो अंदर है और अंदर कैद जैसी स्थिति में है और पूरी टीम जो है वो अंदर है। और जो अहम दस्तावेज मिले हैं उनकी बहुत ज्यादा गहराई से जांच पड़ताल कर रही है टीम। और उस जांच पड़ताल में जो है मोहर इस बात से लगती है कि पीएनबी बैंक के मैनेजर ने ये बात कही हमसे आकर के, वो उसको जो है विटनेस के तौर पर अंदर बुलाया गया था और विटनेस के तौर पर उसने जो है वो सिग्नेचर किए हैं, यानी कि जो दस्तावेज हैं वो सामने आए हैं। और उन दस्तावेजों के जरिए ही जो है वो आईटी डिपार्टमेंट की जो टीम है वो आगे बढ़ेगी और बहुत कुछ उसमें तलाशने की कोशिश करेगी। जो देश और दुनिया के लोग जो जिनकी नजरें आज टिकी हुई हैं इस छापेमारी पर, कल से वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में आजम खान के यहाँ से क्या बरामद होता है, क्या मिलता है और कितनी बड़ी कार्रवाई कितना लंबा चलती है। क्योंकि अभी जो जैसे सन्नाटा है, जिस तरह से अभी कोई अपडेट बड़ी नहीं है, उससे लगता है कि ये जो कार्रवाई है कम से कम 2 दिन अभी और चलने वाली है। और इस तरह से अगर और ये कार्रवाई चलेगी तो इससे बिल्कुल सहज रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार चीजें मिल रही हैं, जिसकी गहराई से पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है। और उस जांच को किस निष्कर्ष तक पहुंचाया गया है ये कहना अभी हमारे लिए तो मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि इस मामले में पूरे में ही टीम जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वो मीडिया फेस नहीं कर रही है। अगर वो निकल भी रहे हैं घर से तो वो मुंह छुपा के निकल रहे हैं और बिल्कुल जो है वो क्रॉस लगाकर मुंह पे, और इस तरह से जो है वो अपनी गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। लेकिन इस दौरान जिस तरह से ये हलचलें देखने को मिल रही हैं, तो चूंकि हम लोग लगातार कल 7 बजे से आजम खान के गेट पे बैठे हैं और पल पल को जो है वो कवर कर रहे हैं और कवर करने के साथ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अपने व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं और हम उनको बता रहे हैं कि अब क्या हुआ और अब क्या होने वाला है। अंदाजे से जो सूत्र बता रहे हैं, जिस तरह से कई सारी चीजें जो हैं वो बरामद की गई हैं, कई जैसे गोल्ड मिला है, जैसे दस्तावेज मिले हैं, और भी डिपार्टमेंट जैसे आईटी डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो उन्होंने जो है जिस तरह से व्हाट्सएप की चैटें निकाली हैं, जिस तरह से लेन देन के कागज निकाले हैं, उन सबको जो है वो डिपार्टमेंट की जो टीम है वो परख रही है, देख रही है, जांच रही है और देखना चाहती है कि वो जो 60 करोड़ रुपए की घोटाले की बात कही गई थी आकाश सक्सेना जो आज विधायक हैं शहर रामपुर के, उनके एप्लीकेशन पर, तो वो क्या सच है, उसमें लेन देन जो हुआ है क्या वो सही है, और वो अगर सही है तो वो उसमें जो है कार्रवाई बनती है। तो जिस तरह से लगातार ये आजम खान के घर पर और आजम खान के शहर में कई जगह छापेमारी चल रही है और इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कई जगह छापेमारी चल रही है और लगातार चल रही है, तो इसका मतलब जरूर ये है कि इसका निष्कर्ष जो है वो बहुत जल्दी निकलने वाला नहीं है, लेकिन निकलेगा तो बहुत बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने होंगे। जी बिल्कुल, और कई ऐसे तथ्य सामने होंगे। इसी बीच लखनऊ से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, अश्वनी, यहाँ पर कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। अब ऐसे में इन छापेमारी से क्या ये समझा जाए कि आजम खान की जो मुश्किलें हैं अब वो बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, आजम खान की 2017 के बाद लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कभी अलग अलग वाक्यों में उनको अलग अलग जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर अब आयकर विभाग की जो छापेमारी है उसके चंगुल में फंस चुके हैं। उनके साथ साथ उनके करीबियों के यहाँ भी छापेमारी हो रही है। लखनऊ की बात करें, सहारनपुर की बात करें, मेरठ की बात करें या फिर रामपुर की बात करें, सीतापुर की बात करें, तमाम जिले हैं जहाँ पर छापेमारी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश में भी छापेमारी हुई है, क्योंकि वहाँ भी कुछ लोग हैं जो
आजम खान काफी करीबी बताए जा रहे हैं, उनके यहाँ छापेमारी हुई। 2019 में जो आकाश सक्सेना है, जो वर्तमान में रामपुर से विधायक हैं, उनकी शिकायत पर उन्होंने शिकायत की थी गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय ने केस ट्रांसफर किया था, उसके बाद जांच शुरू हुई। जांच में जौहर विश्वविद्यालय जो है उसको लेकर के जांच शुरू हुई थी। आकाश सक्सेना का उसमें आरोप था कि 2012 में जब सपा सरकार आई थी उसके बाद से 560 एकड़ में जौहर विश्वविद्यालय बनना शुरू हुआ था, और विश्वविद्यालय बनने के दौरान उसमें तमाम लोगों का पैसा खपाया गया, उसको ब्लैक मनी से व्हाइट मनी का खेल खेला गया। साथ ही साथ जो सेस होता है, टैक्स होता है, वो भी नहीं अदा किया। तमाम जो है गंभीर आरोप लगाए गए थे। निश्चित तौर पर छापेमारी दौरान सूत्र बता रहे हैं कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उससे भी जुड़े हुए दस्तावेज भी कुछ मिले हैं कि उस दौरान भी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की कोशिश की गई थी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं आजम खां की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि इसमें एक और चीज जुड़ी हुई है, वो ये है कि जो हलफनामा आजम खान ने चुनावी माहौल में चुनावी समय में दिया था, उनकी पत्नी ने दिया था, साथ ही उनके बेटे ने दिया था, वो भी इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। आयकर विभाग उसको लेकर के भी पूछताछ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आयकर की छापेमारी चल रही, साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम बाहर भी छापेमारी चल रही। ऐसे में आने वाले जो दिन है आजम खां के लिए मुश्किलों भरे होंगे, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन जिस तरह से सरकार का पक्ष रखा जा रहा है, सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि उससे सरकार का कोई लेना नहीं है। जो ये संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र संस्थाएं हैं और अपना काम बखूबी कर रही हैं। जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं आजम खां अब अपने बचाव के तरीके ढूंढ रहे हैं। अभी सूत्रों से जानकारी आ रही है कि प्रवर्तन निदेशालय ने भी आरोप पत्र आजम खां के खिलाफ दाखिल कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आजम खां की धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि इतने वाकये, इतने केस उन पर लग चुके हैं कि अब उनका सही उससे निकलना काफी मुश्किल है। हालांकि जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है सरकार पर कि झूठे मुकदमों में उनको फंसाया गया, झूठे केसों में उनको फंसाया गया, लेकिन आयकर विभाग या फिर ईडी इससे इत्तेफाक नहीं रखता। आयकर विभाग और ईडी कागजात जो होते हैं, जो उनके पास सबूत होते हैं, उनके आधार पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके पास पुख्ता सबूत इस मामले में है। जी बिल्कुल, और लगातार हमारे संवाददाता रामपुर से भी बने हुए हैं। रामपुर में देर रात तक यहाँ पर आजम खान के घर पर छापेमारी चली। हालांकि जब एक टीम वहां से निकलती है तो दूसरी टीम वहां पर पहुंच जाती है। यहाँ तक कि ये पता लगाया क्या जा सकता है, क्या ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये छापेमारी अभी बहुत लंबी चलने वाली है? फहीम जी, सवाल फहीम आपसे ही सवाल था, क्योंकि लगातार यहाँ पर आजम खान के घर पर भी छापेमारी चल रही है, तो क्या ये अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि छापेमारी अभी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और आगे दिनों तक बढ़ने वाली है, चलने वाली है? क्योंकि देर रात तक आजम खान के घर पर छापेमारी हुई, उसके बाद एक टीम जब वहां से जाती है तो दूसरी टीम वहां पर पहुंच जाती है, यानी कि ये जो छापेमार कार्रवाई है वो अभी और भी ज्यादा लंबी होने वाली है। जी देखिए सपना, मैं आपको बता दूं कि ये आजम खान के घर पे, आजम खान के ठिकानों के और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर छापेमारी जो हो रही है, ये वाकई में बहुत लंबी खींचने वाली है। क्योंकि एक जरा सा मामला होता है तो उसमें चार्जशीट दाखिल होती है और 200-400-100-150 पन्नों की वो चार्जशीट दाखिल होती है, लेकिन आजम खान के मामले में ऐसा नहीं होता है। सपना, एक मामले को आपने सुना होगा, 1884 पन्नों की चार्जशीट आजम खान के मामले में दाखिल की गई थी पुलिस के जरिए, और वो बड़े बड़े जो बक्सों में भर के कोर्ट के अंदर ले जाई गई थी। तो कोई आजम खान छोटा मोटा आदमी नहीं है जिसका मामला जल्दी से निबट जाए। वो आजम खान है और आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और उसका लेन देन भी बहुत बड़ा है। तो इसको टीम को निपटाने में अभी कई दिन लग सकते हैं, और ये जो है अभी कहना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि टीम जो है वो पूरी तरह से अंदर डटी हुई है, और वो जो है उनके जो लगेज हैं, जो उनका सामान है, और जो उनके जो है कपड़े कह लीजिए या जो दैनिक दिनचर्या का सामान कह लीजिए, वो सब चीजें जो है वो अंदर गई हैं, और उसके बाद में खाना अंदर गया है, नाश्ता अंदर गया है। तो उससे जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं हम कि ये जो छापेमार कार्रवाई है ये और लंबी खींचेगी, और चूंकि जो है वो लगातार कुछ ना कुछ वो जो है पा रही है, जो आयकर विभाग की टीम है वो कुछ पा रही है, यानी कि कुछ ना कुछ दस्तावेज उसको मिल रहे हैं, उसको जो है सबूत मिल रहे हैं, उसको गोल्ड मिल रहा है, उसको तो जो है और सामान मिल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और इसके अलावा चीजें हैं वो उसको मिल रही हैं, तभी वो इतनी टाइम तक अंदर है ना।
तभी तो वो कार्रवाई कर रहे हैं। और वो जो है क्योंकि डिपार्टमेंट जो है आयकर डिपार्टमेंट, इसका टाइम बड़ा कीमती होता है, लेकिन जब ये किसी कार्रवाई को करते हैं तो उसको पूरा करने के बाद ही, फाइनल करने के बाद ही निकलते हैं। और निकलते तब फाइनल करने के बाद जब उनको कुछ मिलता है, कुछ हासिल होता है। क्योंकि इस क्रम में मैं आपको बता दूं कि कई जगह और भी छापेमारी हुई, लेकिन 2 से 4 घंटा 6 घंटा पूछताछ करने के बाद वो टीम वापस लौटी। लेकिन जो यूपी के ठिकाने हैं, इन पे लगातार जो है वो छापेमारी चल रही है। और रामपुर के अंदर आजम खां और जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार छापेमारी चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि टीम को बहुत कुछ मिल रहा है, और वो जो क्या मिल रहा है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो है वो जो टीम है वो मीडिया को फेस नहीं कर रहा है। लेकिन जो हलचल है और जो चीजें अंदर जा रही हैं, जो चीज बाहर आ रही है, उसको देख के हम कह सकते हैं कि जो आजम खां के यहाँ जो है ये कार्रवाई और लंबी ज्यादा खींचने वाली है। और क्योंकि आजम खां के यहाँ जो है वो वित्तीय अनियमितताओं को लेकर शिकायतें बहुत थी, और 3 साल पहले से थी। ये कार्रवाई अब हुई है, जो कि लोग कह रहे हैं कि बड़ी देर से हुई है, 3 साल बाद हुई है, जबकि ये पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब क्यों हुई है, इसको भी जो है समाजवादी पार्टी के लोग अपने नजरिए से बता रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है, ये जो है बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और आजम खां को डैमेज करने के लिए। और उसके बाद में जिस तरह से घोसी में समाजवादी पार्टी को जो है वो खुशी मिली, जो जीत मिली, जो एक झटका था भाजपा के लिए, उसको जो है वो बराबर करने के लिए आजम खां के यहाँ ये जो है छापेमारी कार्रवाई करवाई जा रही है। ये सब जो बयानबाजियां हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करने के बाद कही हैं। तो अब देखना यही होगा कि आजम खां के यहाँ से क्या निकलता है। लेकिन छापेमार कार्रवाई अभी भी चालू है, टीम डटी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अभी और जो है लंबा वक्त और अभी लगेगा। बहुत सारे सबूत जो हैं वो मिल सकते हैं आईटी विभाग के तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को। बहरहाल अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए। अश्विनी, इसकी टाइमिंग को लेकर यहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है INDIA का गठबंधन बना। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि सरकार जैसे जैसे कमजोर पड़ती जाएगी, छापेमारी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तमाम तरीके की जो बयानबाजियां हैं अब सपा की तरफ से यहाँ पर की जा रही है, और साफ तौर पर टाइमिंग को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कुछ भी होता है तो निश्चित तौर पर विपक्ष टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठाता है। इससे पहले भी देखा गया, तमाम कार्रवाइयां हुई, उस समय भी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया गया। हालांकि जो आयकर विभाग है, इनकम टैक्स, ED, CBI, ये वो संस्थाएं हैं जो सबूत इकट्ठा करने के बाद ही कार्रवाई करती है। हालांकि चुनाव हुआ है, चुनाव के लिए अभी लोकसभा चुनाव के लिए काफी समय बचा हुआ है, कोई फिलहाल चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। तो ऐसे में आरोप लगाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। क्या राजनीतिकरण इस पूरे मसले का किया जा रहा है? क्या राजनीतिक रूप इसको दिया जा रहा है? क्योंकि जिस समय पर ये छापेमारी हुई है, उस समय में कोई भी किसी भी तरह का चुनाव नहीं। और आजम खां की बात करें तो आजम खां को लेकर के पहले ही सवाल खड़े होते रहे कि आजम खां पे इतने मुकदमे हो चुके हैं, उसमें वो बाहर भी जेल से आए, जेल में भी रहे। तो ऐसे में अगर उन पर कार्रवाई हो रही है, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत क्या? तमाम कल लोगों से हमने बात की, तमाम वरिष्ठ मंत्री थे, तमाम सांसद थे, उनसे बात की। साफ तौर पर सबका कहना था कि अगर आजम खां को डर लग रहा है तो जरूर उन्होंने कुछ गलत किया। अगर गलत नहीं किया है तो देश में कोर्ट है, कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेते हैं अगर सब गलत हो रहा है? तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक ढंग समाजवादी पार्टी रंग देना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें या सरकार की बात करें, दोनों इससे इत्तेफाक नहीं रखते। दोनों का इससे साफ तौर पर कहना है कि जो ये संस्थाएं हैं वो अपने आप अपने तरीके से काम करती हैं, ना कि सरकार के इशारे पर काम करती है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में टाइमिंग को लेकर के सवाल उठेंगे। अश्विनी, यहाँ पर टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि IT विभाग की तरफ से जो छापेमारी की जा रही है उससे क्या निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी हम तक साझा की। इसी बीच आपको सीधा मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। भी काम शुरू किया गया है। नर्मदापुरम में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग जोन हो, इंदौर में 2 नए IT पार्क्स हो, रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये सभी मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और जब मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत बढ़ेगी तो इसका लाभ सबको होने वाला है। यहां के नौजवान,
यहाँ के किसान, यहाँ के छोटे छोटे उद्यमी, सभी की कमाई बढ़ेगी। सभी को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर मिलेंगे। मेरे परिवारजनों, किसी भी देश या फिर किसी भी राज्य के विकास के लिए जरूरी है कि पूरी पारदर्शिता से शासन चले, भ्रष्टाचार पर लगाम कसी रहे। यहां मध्य प्रदेश में गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कौशाम्बी स्थित रेडिसन होटल के मालिक करण जैन जान को मारने की यहां पर धमकी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि ऑफिस में घुसकर जान से मारने की यहां पर धमकी मिली है। धमकी देने के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। आरोपियों में एक गाजियाबाद के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का रिश्तेदार है, ये जानकारी है। अनिल अग्रवाल ने भी फोन पर धमकी देने वालों से बातचीत करने का दबाव बनाया। थाना कौशाम्बी में हुई धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अब ये पूरा मामला जो है वो गर्मा चुका है। और इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर जानकारी ये है कि कौशाम्बी स्थित रेडिसन होटल के मालिक करण जैन को जान से मारने की धमकी मिली है। यात्राम हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। यात्राम, ये बड़ा मामला है जहां पर करण जैन को मारने की धमकी मिली है और यहां पर जो नाम सामने आ रहा है वो राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल के रिश्तेदार का भी आ रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? हालांकि संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। यहां पर जान से मारने की धमकी मिली है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक दे रहे हैं। एफआईआर यहां पर दर्ज हो गई है। कौशाम्बी स्थित रेडिसन होटल के मालिक को यहां से जान से मारने की धमकी मिली है। ऑफिस में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई है, ये जानकारी है। हालांकि इसके साथ ही आपको बता दें कि धमकी देने के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। लेकिन यहां आरोपियों में एक गाजियाबाद के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का रिश्तेदार भी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अनिल अग्रवाल ने भी फोन पर धमकी देने वालों से बात करने का दबाव बनाया और इसके साथ ही आपको बता दें थाना कौशाम्बी में हुई धमकी देने के पूरे मामले में एफआईआर दर्ज। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है पुलिस की तरफ से, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रेडिसन होटल के मालिक करण जैन को जान से मारने की धमकी मिली है। ऑफिस में घुसकर बताया जा रहा है कि ये धमकी दी गई है। इसके साथ ही 3 ऐसे आरोपी हैं जिनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। आरोपियों में गाजियाबाद के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का रिश्तेदार भी शामिल है, ये भी जानकारी है। यादराम हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। यादराम, रेडिसन होटल के मालिक करण जैन को जान से मारने की धमकी मिली है, लेकिन एक चौंकाने वाला मामला यह है कि 3 के खिलाफ जरूर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इनमें से एक राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का रिश्तेदार है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कौशाम्बी इलाके में 13 तारीख को करीब 12:30 बजे 3 लोग रेडिसन होटल में घुसते हैं और वहाँ का जो मालिक है में बोलिए राधा, उनके ऑफिस में तो कुछ टेक्निकल खामी आ रही है। यात्रा में एक बार फिर से आपको साधने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर लगातार जानकारी हम दे रहे हैं किस तरीके से 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर है और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कई गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। कौशाम्बी स्थित रेडिसन होटल के मालिक करण जैन को जान से मारने की यहाँ पर धमकी मिली है और ये बताया जा रहा है कि ऑफिस में घुसकर यहाँ से जान से मारने की धमकी दी गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। हालांकि 3 आरोपियों के खिलाफ जरूर केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन आरोपियों में एक गाजियाबाद के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का रिश्तेदार है। अनिल अग्रवाल ने भी फोन पर धमकी देने वालों से बातचीत करने का दबाव बनाया है।
वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हापुड़ की घटना को लेकर एक बार फिर से वकील लामबंद हुए हैं। पुराने हाई कोर्ट के बाहर वकीलों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दोपहर 1 परिवर्तन चौक चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा, यानी कि 1 बजे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन यहां जिस तरीके से पुलिस की तरफ से अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ हापुड़ में, उसको देखते हुए वकील आक्रोशित है। जगह जगह पर प्रदर्शन जैसी तस्वीरें सामने आ रही है। अब ये जो प्रदर्शन है वो और भी ज्यादा उग्र नजर आ रहा है। पुराने हाई कोर्ट के बाहर वकीलों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जानकारी है। और बताया ये जा रहा है कि दोपहर 1 बजे परिवर्तन चौक चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अब इस लिहाज से यहाँ पर किस तरीके के इंतजाम किए जाएंगे ये देखना होगा, लेकिन लगातार वकीलों की ये मांग है जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए। हालांकि इसमें मध्यस्थता कौन करेगा, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा ये देखना होगा। हालांकि एसआईटी जरूर गठित कर दी गई है, लेकिन वकीलों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो ये प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती। नीलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर पुराने हाई कोर्ट के बाहर वकीलों का एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजधानी में लगातार वकील ये मांग कर रहे हैं कि हापुड़ में जिस तरीके से घटना हुई है उसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके पर कार्रवाई की जाए, उनको हटाया जाए। लेकिन राजधानी में अभी की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल को पुराने हाईकोर्ट के आसपास और परिवर्तन चौक चौराहे के पास तैनात किया गया है, ताकि कोई भी उपद्रव ना हो सके। अगर शांतिपूर्ण ढंग से वकील प्रदर्शन करना चाहते हैं तो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन पूरी चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई है। भारी संख्या में पीएससी और पुलिस बल को तैनात किया गया है। आलाधिकारी भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि 1 बजे जो पुलिस की तरफ से चेतावनी जारी की गई उसमें कहा गया है कि 1 बजे परिवर्तन चौक चौराहे पर जो है मुख्यमंत्री का पुतला फूंक सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। ठीक है नीलेश, और यहाँ पर अब देखना होगा कि दोपहर 1 बजे क्या होता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बड़ा प्रदर्शन यहाँ अधिवक्ताओं के द्वारा किया जाएगा। अपनी अलग अलग मांगे हैं, कब तक रुकेगा ये प्रदर्शन ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।